हेलो गाइस, स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करे, थैंक्स। चैप्टर 6 सुशील का खून। तो फिर ये कौन है? कामदेव शर्मा ने प्रताप को देखते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें इंस्पेक्टर विवेक के साथ देखा था। आप कौन हैं? कामसदेव शर्मा ने प्रताप से गौर से पूछा। मेरा नाम प्रताप है और मैं इंस्पेक्टर विवेक का सहकर्मी हूँ, प्रताप ने हंसते हुए कहा। अमर जी कहाँ हैं? कामदेव शर्मा ने फिर से पूछा। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो घर चले गए हैं, प्रताप ने उनको जवाब देते हुए कहा। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कामदेव ने ऊंची आवाज में गुस्से से कहा। क्या आपने पूछा? प्रताप ने भी उसी स्वर में कहा। खैर, मुद्दे की बात करें तो नासिर साहब, इंस्पेक्टर विवेक को आपके पॉकेट से कोई रिवॉल्वर नहीं मिली। आप जैसे अच्छे गृहस्थ को रिवॉल्वर रखने की क्या जरूरत है? आपके पॉकेट से एक छोटे आकार की भगवद गीता निकली, जिसे विवेक साहब ने प्रणाम किया और उसी समय आपको वापस दे दिया। आप घुमाफिराने की बजाय सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? कामदेव शर्मा ने उखड़ी आवाज में कहा। भूल हो गई साहब, माफ कर दीजिए। प्रताप माफी तो मांग रहा था पर उसके चेहरे पे कोई माफी के हावभाव नहीं थे। नसीर की पॉकेट में से इंस्पेक्टर विवेक को कोई रिवॉल्वर मिली थी? कामदेव शर्मा ने सीधे सवाल करते हुए कहा। नहीं, प्रताप ने नसीर को देखा और गुस्से का घूंट पीते हुए बोला। नसीर ये सुनकर चौंक गया और प्रताप को देखने लगा। प्रताप ने उससे नजरें फेर ली। अब चल हमारे साथ, कामदेव शर्मा ने नसीर से कहा। नसीर खड़ा हुआ और वो तीनों भी जाने के लिए खड़े हुए। धन्यवाद मिस्टर प्रताप, कामदेव शर्मा ने प्रताप की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। आपने हमारा सहयोग करके जमशेद साहब को प्रसन्न किया है। आप होटल पैसिफिक में किसी भी दिन रात 8 बजे के बाद आ सकते हैं। आपको जमशेद साहब से मिलकर खुशी होगी। जरूर जरूर, मुझे आवश्यकता होगी। मैंने इनाम के लायक काम किया है, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा, है ना? प्रताप ने उत्साहपूर्वक उससे हाथ मिलाते हुए कहा। जमशेद साहब ने आपको केवल पुरस्कार के लिए वहां बुलाया है। और एक बात जरूर याद रखिएगा मिस्टर प्रताप, कामदेव ने कहा। जमशेद साहब के सामने इतनी लंबी जुबान से बात मत कीजिएगा, समझे? उद्धरण। जरूर जरूर, उस दिन तो मैं अपनी जुबान काट के घर रख के आऊंगा, प्रताप ने उनके ही टोन में कहा। कामदेव शर्मा ने एक बार नसीर को देखा, फिर वो प्रताप की ओर पीठ करके चले गए। नसीर, कमलकांत और कांतिलाल पहले ही बाहर जाकर गाड़ी के पास खड़े थे। उनके जाते ही प्रताप ने लंबी सांस ली और टेबल पर रखा पानी का ग्लास के सांस में खाली कर दिया। फिर उसने कुछ सोचा और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने बिना किसी आवाज के और उन चारों की नजरों से बचकर बाहर उनकी गाड़ी के पास के खंबे के पीछे खड़ा हो गया और उनकी बात सुनने लगा। कामदेव शर्मा नसीर के पास गया और नसीर से कहने लगा। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे नसीर? उद्धरण। ये सब उस सुशील की वजह से हुआ है, नसीर ने कहा। उसने क्या किया? कामदेव ने पूछा। नसीर ने जो वहाँ हुआ सब बता दिया। सब सुनने के बाद कामदेव शर्मा ने उसे समझाते हुए कहा। सुनो, वह थोड़ी देर में यहाँ से छूट जाएगा। यहाँ से वो निकलेगा कहीं और पहुँचेगा कहीं और। क्या तुम मेरी बातों का मतलब समझते रहे हो? हाँ, नसीर ने कहा। क्या समझे? कामदेव शर्मा ने उसे देखते हुए पूछा। यही कि अब उसे दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया है, नसीर ने कहा। थोड़ी देर बाद रहमान एक कार ये से थोड़े दूर रेलवे फाटक के पास रख जाएगा। उसमें एक रिवॉल्वर रखी होगी। जब वो सुशील ये से निकले तुम्हें सावधानी से उसका पीछा करना है और सुनसान जगह देखकर वह पर ही उसका काम तमाम कर लेना और तुरंत अपने गांव करसनपुर चला जाना लंबे समय के लिए, जिससे तुम पर किसी का शक न जाए। कामदेव शर्मा ने उसे सब समझाते हुए कहा। अब हम चलते हैं, कहकर कामदेव शर्मा बाकी दोनों के साथ गाड़ी में बैठे और जाने के लिए निकल गए। नसीर ने हमें सिर हिलाया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वह भी पुलिस स्टेशन के कंपाउंड से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद प्रताप स्टेशन के अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसे कुछ याद आते ही विवेक के टेबल की ड्रॉअर खोली। उसमें कुछ फाइल्स के साथ नसीर के पॉकेट से मिली। उसने वह उठा के देखने लगा। उस रिवॉल्वर में एक गोली थी। प्रताप ने उसे अपने पास रख लिया।
कुछ मिनट बाद वह सुशील के लॉकअप पास गया। उसके आते ही हवालदार ने ताला खोला। वो अंदर आया। सुशील गहरी नींद में सो रहा था। प्रताप ने उसको एक नज़र देखा, फिर उसे उठाते हुए बोला, सुशील उठो। प्रताप एक ही बार बोलता है पर ऊंची आवाज में बोलता है। सुशील उसकी आवाज से तुरंत उठकर बैठ गया। सुशील अलसाए आवाज में बोला, क्या हुआ साहब? प्रताप ने उसे देखते ही कहा, चलो अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है, जाओ। ये सुनकर सुशील चौंकते हुए खड़ा हुआ और पूछा, क्या? ये क्या कह रहे हो साहब? बाहर मेरी जान को खतरा है, इसीलिए तो बड़े साहब ने मुझे लॉकअप में सलामत रखा है। उद्धरण। ये सुनकर प्रताप कहता है, बड़े साहब ने तुम्हें ये सलामत रखा था, अब वो चले गए हैं अपने घर, तुम भी अब निकलो ये से। सुशील गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब ऐसा मत कीजिए, बाहर निकलते ही वो लोग मुझे मार देंगे। उद्धरण। वो हम कुछ नहीं जानते, उनसे और तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जान को हमेशा के लिए खतरा होगा तो क्या तुम हमेशा लॉकअप में रहोगे? ये लॉकअप है, कोई आश्रय स्थान नहीं, ये सिर्फ गुनहगारों को या फिर कैदियों को ही रखा जाता है। चलो अब निकलो यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। प्रताप की ये बात सुनकर सुशील हैरानी और गुस्से के भाव से उसे देखता है। सुशील गुस्से से बोला, अब समझ गया, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उद्धरण। सुशील मुंह संभाल के बात करो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? प्रताप ऊंची आवाज में बोला। अच्छे से पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक रिश्वतखोर अफसर से जो चंद पैसों के लिए किसी की भी जान को खतरे में डाल सकता है। सुशील ने जवाब दिया। सुशील। प्रताप चिल्लाते हुए सुशील की ओर बढ़ने लगा, वहीं पे रुक गया और मुस्कुराकर बोला, सुशील तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं करेगी, तुम्हें लगा को ऐसा बोलकर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे और मैं तुम्हें वापस लॉकअप में डाल दूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। अब तुम खुद जा रहे हो कि मैं हवलदारों को बुलाऊं? उद्धरण। सुशील ये सुनकर हैरान परेशान था, लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर प्रताप ने दो हवालदार को इशारा किया। हवालदार उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे। सुशील अपने आप को छुड़ाते हुए चिल्लाए जा रहा था, अगर मुझे कुछ हुआ मिस्टर प्रताप तो तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। उद्धरण। सुशील चिल्लाए जा रहा था पर प्रताप ने उसे अनसुना करके आकर बैठ गया। हवलदारों ने उसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। सुशील पुलिस स्टेशन की ओर देख रहा था पर वो अंदर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद वो सड़क की ओर बढ़ गया। वो गुस्से में प्रताप को गालियां देते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो रेलवे फाटक पर कर चुका था, तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि वो लॉकअप से छूट गया है, उसकी खबर उसके दुश्मनों को लग गई होगी। ये सोचकर वह जम सा गया। वो डरी हुई नजरों से अपनी आसपास देखने लगा। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। ये देखकर उसकी जान में जान आई। उसे किसी भी समय वो लोग ढूंढ सकते थे, ऐसी जगह पर जाना था कि कोई चाहकर भी उसे ना ढूंढ पाए। को उसके या श्रीकांत के घर नहीं जा सकता था। तभी उसे अचानक लीसा की याद आई, वो उसके घर जा सकता था। लीसा उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे, पर लीसा दूसरे रिलीजन से थी, इसलिए सुशील चाहता था कि उससे पहले उसकी बहन सुधा की शादी करवा दे, जिससे सुधा की शादी में कोई दिक्कत न आए। कोष्टक। लेकिन वो जहाँ था वहाँ से लीसा का घर करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे था। उतनी दूर वो चल के नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उन लोगों से पकड़े जाने का डर लग रहा था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तब उसे दूर से एक टैक्सी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने टैक्सी को देखा। ड्राइवर को उसने लीसा के घर का एड्रेस दिया। ड्राइवर ने शॉल लपेटी हुई थी जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सुशील जाके टैक्सी की पिछली सीट पर आके बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी। इधर पुलिस स्टेशन में सुशील के जाने के थोड़ी ही देर बाद प्रताप ने घड़ी में समय देखा। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। एक हवलदार को अपने घर जाने का बताकर अपनी कार लेके चला गया। सुशील जिस टैक्सी में था वह टैक्सी लगभग 20 मिनट तक चल रही थी। उसने सोचते हुए अपने मन में कहा, वो कहा था वहां से लीसा के घर जाने तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और सुनसान रोड होने से कोई ट्रैफिक की बात का सवाल ही नहीं उठता था, फिर भी इतनी देर क्यों लग रही है।
उसने टैक्सी से बाहर देखा पर उसे रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया ये रास्ते। वो कुछ बोल पाता तभी ड्राइवर बोला, हमें जहाँ जाना है वहीं जा रहे हैं। ये आवाज़ सुनकर सुशील कुछ सोच में पड़ गया। उसने ये आवाज़ कहीं सुनी हुई है, तभी उसका चेहरा घबराहट के मारे पसीने से भीग रहा था। सुशील बदबदा के कुछ कहता है, ये आवाज़ तो नसीर की है। तभी टैक्सी करसनपुर के रास्ते में आने वाले एक रेलवे फाटक पे के थोड़े दूर रुक गई। ड्राइवर ने पीछे देखले मुंह से शॉल को हटाया। वो और कोई नहीं, नसीर ही था। उसे देख के सुशील की सिट्टी पिटी गुम हो गई। नसीर ने टैक्सी से उतर के सुशील की साइड का दरवाजा खोला। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। सुशील नीचे उतरा तभी नसीर उसको फाटक के पास ले जाकर उसे खड़ा किया और सुशील के सिर के बीच गन पॉइंट कर दी। सुशील कांप रहा था। वो रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नसीर जहरीली मुस्कान के साथ बोला और ट्रिगर पे उंगली रख दी। तभी एक जोर के साथ गोली की आवाज वातावरण में गूंज उठी। चैप्टर 7 सच्ची हकीकत। मानिक अपार्टमेंट। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। श्रीकांत तैयार हो रहा था। उसे तैयार होते हुए देखकर सुधा ने उसे सवाल किया, कहाँ जा रहे हो श्रीकांत? उद्धरण चिन्ह। श्रीकांत अभी बहुत दुखी नजर आ रहा था। उसने उदास नजरों से सुधा को देखते हुए कहा, तुम भूल गई सुधा, अभी कल रात कोई मेरी पत्नी नीता का खून हुआ है। उसकी लाश को कल रात ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। कहकर श्रीकांत चुप हो गया था। सुधा भी उसके दुख को समझ सकती थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, श्रीकांत तुमने तुम्हारे रिश्तेदारों जान किया या नहीं? उद्धरण। श्रीकांत गमगीन आवाज में बोला, मेरा कोई अपना नहीं, जिंदगी में अपना कहने के लिए मेरी नीता ही थी। ईश्वर ने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। पहले तो मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छीन लिए, फिर मेरी बैरन जिंदगी में नीता आई, उसे भी उन्होंने छीन लिया। अभी 1 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। और अभी। श्रीकांत आगे कुछ बोल नहीं पाया। सुधा उसे तसल्ली देते हुए बोली, जो होना था वह हो गया, अब हम क्या ही कर सकते। नीता चली गई, अब ऐसे रोने से वो वापस नहीं आने वाली। उद्धरण। सुधा की बात सुनकर श्रीकांत गुस्से से खड़े होकर बोला, ये सब उसे नासिर की वजह से हुआ है, अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहकर वो गुस्से में तिलमी लाने लगा। श्रीकांत, बोनसीर अभी पुलिस के जिराफ में है, उससे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम खामखा गुस्से हो रहे हो और सच्ची हकीकत तो अभी तुम्हें पता भी नहीं है। कहते कहते सुधा चुप हो गई। श्रीकांत हैरान नजरों से सुधा को देखे जा रहा था। सच्ची हकीकत क्या है सुधा? सुधा को चुप देखकर वो फिर से उसके पास आते हुए पूछता है, सुधा तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, क्या है सच्ची हकीकत, बताओ मुझे सुधा। उद्धरण। सुधा श्रीकांत की ओर देखे बोली, सच्ची हकीकत जानने से पहले तुम मुझे एक वादा करो श्रीकांत। उद्धरण। वादा? श्रीकांत ने असमझ के भाव से बोला, हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि यह जानकर तुम सुशील से नफरत नहीं करोगे। सुधा ने कहा, सुशील से नफरत? सुधा तुम सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। श्रीकांत इरिटेट होते हुए बोला, हाँ, सच तो कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर शायद तुम्हें दोस्ती शब्द से नफरत भी हो जाए, लेकिन मेरी बात मानो। सुशील असहाय था। वो तुम्हें मारने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। उद्धरण। तुम क्या कर रही हो सुधा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? श्रीकांत ने अविश्वास से उसकी ओर देखा और कहा, सुशील मुझे मारने आया था। वो मुझे क्यों मारेगा? मैंने क्या गलत किया है? मैंने उसका अनुसरण करते हुए यथासंभव उसकी मदद की है। मैंने उसे एक पैर जमाया है। मैंने उसे व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे दिए हैं और आज तक उससे कभी भी वह पैसे वापस नहीं मांगे हैं। और तुम्हें अपने भाई के खिलाफ ऐसा बोलते हुए हैं, शर्म नहीं आती? उद्धरण। मनोमन श्रीकांत के प्रति सुधा का सिर आस्था से झुक गया। हालांकि उसकी बातें सच्ची थीं, फिर भी श्रीकांत महापुरुष की तरह अपने मित्र के विरुद्ध एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो सुधा। श्रीकांत ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम मेरी और सुशील की दोस्ती की परीक्षा ले रहे हो। उद्धरण।
अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। सुधा जोर से बोली। मतलब? उद्धरण, मैंने जो कहा वह सत्य है श्रीकांत। मैंने सुशील को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। विपरीत छोर से बोलते हुए मानवी ने सुशील को तुम्हारी हत्या करने का आदेश दिया और सुशील लाचार था। वो न चाहकर भी उस आदेश का पालन करना पड़ रहा था। पर किस लिए? श्रीकांत ने पूछा। वो तो मैं नहीं जानती, पर ये जरूर जानती हूँ कि ये गुनाह किसने करने को कहा था। सुधा सोचते हुए बोली। किसने? श्रीकांत ने जल्दी से पूछा। ब्लैक टाइगर, सुधा बोली। ब्लैक टाइगर, वो चौंकते हुए बोला। सुधा उसके हाव भाव देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम जानते हो ब्लैक टाइगर कौन है? श्रीकांत के चुप रहने से सुधा बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे श्रीकांत। उद्धरण, श्रीकांत ने हाँ में सिर हिलाया। सुधा ने तुरंत पूछा, कौन है ब्लैक टाइगर? उद्धरण, वो मुझे नहीं पता सुधा, मैंने भी सिर्फ उसका नाम ही सुना है। मुझे सिर्फ यही पता है सुधा की विशालगढ़ में बड़े से बड़ा डॉन या गुंडा भी उसके नाम से कांपते हैं। श्रीकांत ने कहा। सुधा परेशान होते हुए बोली, यानी कि सुशील ने इसकी बात का उल्लंघन करके खुद की जान को खतरे में डाल दिया। श्रीकांत भी सुधा की इस बात को सोचने लगा। थोड़ी देर बाद श्रीकांत अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, वह इंस्पेक्टर विवेक के बजाय कैप्टन प्रताप बैठा हुआ था। श्रीकांत विवेक की जगह प्रताप को देखकर हैरान था। आइए आइए श्रीकांत साहब बैठिए। प्रताप अपने श्रीकांत देखते हुए कहा। नसीर ने अपना गुनाह कबूल किया। श्रीकांत बैठते हुए बोला। गुनाह? कैसा गुनाह? प्रताप ने सवाल किया। प्रताप के सवाल पर श्रीकांत उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे प्रताप इंसान नहीं भूत हो। आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, तो आपके अलावा किसको पूछ सकता हूँ, मेरे सामने आपके अलावा दूसरा कौन है? प्रताप ने कहा। सर, मैं उस नसीर की बात कर रहा हूँ जिसने कल रात मेरे फ्लैट में मेरी पत्नी नीता की हत्या कर दी, जिसने मेरी पत्नी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी, और जिसे आपने कल रात मेरे अपार्टमेंट में से पकड़ा था। उस समय आपके साथ एक वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक अधिकारी जैसे दिखने वाले एक सज्जन व्यक्ति थे। तो आप उस नासिर की बात कर रहे हो? प्रताप ने कहा। मिस्टर श्रीकांत, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है खूनी के बाबत में, प्रताप ने श्रीकांत को देखते हुए कहा। आप मजाक कर रहे हो क्या? श्रीकांत लापरवाही से बोला। क्यों? आप मेरी पत्नी रिश्तेदार है तो मैं आपसे मजाक करूं? प्रताप अपनी गंभीर आवाज में कहा। अपनी जुबान पर काबू रखें मिस्टर प्रताप। श्रीकांत के चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव थे। इस कुर्सी पर बैठने का मतलब यह नहीं कि आपको सबका अपमान करना है। मैं अपराधी नहीं हूँ, बल्कि इस शहर का सम्मानित नागरिक हूँ। मैं भी हर साल इनकम टैक्स भरता हूँ, समझे? श्रीकांत ने गुस्से में कहा। क्या आप टैक्स देकर मुझ पर या सरकार पर एहसान कर रहे हैं? प्रताप श्रीकांत को जवाब देते हुए बोला। आप श्रीकांत कुछ बोला पता की। प्रताप ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है सीधे कहो और जाकर अपनी पत्नी के शव की अंत्येष्टि की रस्म पूरी करो। तुम्हें उसके अंतिम संस्कार की भी तैयारी करनी होगी। और नासिर, मेरी पत्नी के खूनी के बारे में क्या? श्रीकांत ने पूछा। किसी के कहने मात्र से कोई हत्यारा या खूनी नहीं बन जाता मिस्टर श्रीकांत। इसका फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकता है। उद्धरण, लेकिन अपराधी को अदालत तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? श्रीकांत ने सवाल किया। पुलिस। प्रताप, तो तुम उसे अदालत ले जाओगे? श्रीकांत, अगर मेरे पास इसके खिलाफ कोई गवाह या सबूत होता तो मैं इसे ले लेता। प्रताप, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास नसीर विपरीत कोई गवाह या सबूत नहीं है? श्रीकांत, क्या आप अपने और सुशील के गवाहों के बारे में बात कर रहे हैं? प्रताप, हाँ। श्रीकांत, मुझे इस मामले को आगे बढ़ाने में आपसे अधिक ठोस गवाह मिल गए हैं मिस्टर श्रीकांत। गवाहों की गवाही से यह सिद्ध हो गया कि आपकी पत्नी की हत्या की गई है। ऐसा हुआ, उस समय नासिर आपके फ्लैट पर नहीं था। प्रताप, तो कहा था। श्रीकांत, तुम्हारे पड़ोसी के फ्लैट में। क्या आप एडवोकेट कामदेव शर्मा को जानते हैं? प्रताप, हाँ, वो हमारे बगल वाले फ्लैट में रहता है।
श्रीकांत, तो उस समय नासिर उनके ही फ्लैट में था। प्रताप, असंभव, ऐसा कौन कहता है? श्रीकांत, आपके पड़ोसी। ये बात स्वयं अधिवक्ता कामदेव शर्मा ने कल रात यहाँ छाती पीटकर स्वीकार की है। इतना ही नहीं, 2 अन्य लोगों ने भी उस रात कामदेव शर्मा के साथ पार्टी में नसीर के शामिल होने की पुष्टि की है। और ये दोनों आपकी तरह शहर के सम्मानित नागरिक हैं और सरकार को अपने से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। अब बोलिए, मुझे किसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? वो लोग आपकी तरह सम्मानित लोग हैं और आपसे अधिक टैक्स देते हैं। प्रताप, ये सुनकर श्रीकांत की बोलती बंद हो गई। आप चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए, प्रताप ने श्रीकांत को चुप देखकर कहा। कामदेव शर्मा ने ये कहा। श्रीकांत ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, हाँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फोन आपके पास होगा ही। पूछकर पक्का कर लो। उद्धरण, ऐसा कैसे हो सकता है? कामदेव शर्मा ने झूठ क्यों बोला होगा? यह आवश्यक नहीं कि कामदेव शर्मा ही झूठ बोल रहे हों। अगर गलत तो आप भी बोल सकते हैं। आपका दोस्त सुशील भी आपकी तरफ से झूठ बोल सकता है। वैसे भी, हाँ, आपका दोस्त है, जबकि कामदेव शर्मा और नासिर के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल वकील का ग्राहक से है, हजारों ग्राहकों की तरह एक मामूली ग्राहक। प्रताप ने कहा। श्रीकांत शक भरी आवाज में बोला, यानी कि आप इस कह रहे हो कि एक मामूली ग्राहक उस दिन एक बड़े एडवोकेट के यहाँ उनकी जन्मदिन की पार्टी में था? उद्धरण चिन्ह, ये वकील का निजी मामला है। वह चाहे तो प्रधानमंत्री को घर बुला लें और चाहे तो सड़क पर भीख मांग रहे भिखारी को बुलाए। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? प्रताप ने कहा। ओह, तो क्या आपको कामदेव शर्मा की बात पर विश्वास है कि कल रात नासिर खुद वहां पार्टी में शामिल हुआ था? श्रीकांत ने सवाल करते हुए कहा। प्रताप ने हमें सिर हिलाया। और रिवॉल्वर जो नसीर की जेब से मिली थी? श्रीकांत ने फर्ज सवाल किया। प्रताप ने इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है कि अपने पत्नी को मौत का सदमा लगा है। हमें नसीर की पॉकेट से कोई रिवॉल्वर नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह, आप झूठ बोल रहे हो, वहां आप अकेले नहीं थे। उद्धरण चिन्ह, उसकी बात काटकर प्रताप बोला, मुझे पता है कि मैं वहां अकेला नहीं था, पर मेरे साथ जो भी आए थे उनमें से अगर कोई भी स्वीकार करे कि हमें रिवॉल्वर मिली थी तो मैं अभी इस कुर्सी को छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह, ओह, तो आप सिखाए गए हो, पर आप ये भूल रहे हो कि आपने कल मेरे घर से फिंगरप्रिंट्स भी ली थी। श्रीकांत जोश से बोला, अपनी जुबान काबू में रखो मिस्टर श्रीकांत। हाँ, ली थी हमने फिंगरप्रिंट्स, पर उसमें भी हमें कहीं भी नसीर की फिंगरप्रिंट नहीं मिली। आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, अब ये फरियाद मैं आपके ऊपरी ऑफिसर से करूंगा और उससे भी ऊपर, पर याद रखिएगा आपकी खैर नहीं। श्रीकांत धमकी देते हुए बोला। एक पल के लिए तो प्रताप को गुस्सा आया, पर वो शांत होते हुए बोला, आपसे जो हो जाए वो कर लीजिए, मैं यही बैठा हुआ हूँ। अब मेरा समय और बर्बाद मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह, श्रीकांत ने अंगारे जैसी आंखों से प्रताप को देखा और कहा, सुशील को बुलाए। उद्धरण चिन्ह, प्रताप ने कहा, मिस्टर सुशील तो खुद ही सुबह यहाँ से चले गए थे। प्रताप ने कहा। प्रताप की बात सुनकर श्रीकांत शौक से उसे देख रहा था। आप झूठ बोल रहे हो और फिर भी सुशील गया तो आपने उसे रोका नहीं, ये जानकर भीन की कहते हुए वो चुप हो गया और बोला, समझ गया, उसको भी आपने ये से मौत के मुंह में धकेल दिया। मिस्टर प्रताप, ये आप हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए आप जैसे अधिकारी से उम्मीद भी क्या को जा सकती है, पर यह ठीक नहीं किया आपने, ये याद रखिएगा। कहकर वो पुलिस स्टेशन से चला गया। चैप्टर 8 सुशील की लाश। जब श्रीकांत अपने फ्लैट पर लौटा तो शाम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान, उदासी और निराशा के मिश्रित भाव थे। वह आकर वह सोफे पर गिर पड़ा और कुछ क्षण तक गहरी सांसें लेता रहा। सुधा ने उदास होकर उसकी ओर देखा। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाए। कुछ क्षणों के बाद श्रीकांत ने सिर उठाया और सुधा की ओर देखा। श्रीकांत, सुधा बस इतना ही कह सकी, मैंने अपने जीवन का अंतिम संस्कार कर दिया है। श्रीकांत ने रुआसी आवाज में कहा, नीता ने मेरी हर खुशी में मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने उसे क्या दिया? उसकी चिंताओं को जलती हुई लकड़ी से जला दा।
मैं अब तक जीवित क्यों हूँ? सारी की सारी गोलियां नीता को ही क्यों लगी? अगर एक भी गोली मुझे लगती तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। रोना बंद करने की कोशिश में उसकी आवाज बैठ गई थी। श्रीकांत, सुधा ने उसका हाथ पकड़कर मित्रतापूर्ण स्वर में कहा, हिम्मत रखो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक पुरुष हो? सुख और दुख भाग्य के शिकार हैं। मैं एक आदमी होने के साथ साथ एक पति भी हूँ। नीता के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? कहकर वो रोने लगा। सुधा ने भी उसे अब कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। थोड़ी देर बाद श्रीकांत शांत होकर फ्रेश होने चला गया। फिर आकर वो सोफे पे बैठ गया। सुधा ने उसे चाय दी। वो चाय पीते हुए वह सब सुधा को बताने लगा। उसने बताया कि उसे 2 बजे नीता की लाश बरामद कर ली थी और अंतिम संस्कार करते हुए 4 बज गए थे। ये सुनकर सुधा तुरंत बोली, अंतिम संस्कार के वक्त सुशील तुम्हारे साथ नहीं था? उद्धरण चिन्ह। श्रीकांत ने कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुधा ने फिर से पूछा, क्यों? तुम तो सवेरे ही उसे पुलिस स्टेशन लेने के लिए गए थे ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, सुधा गया तो था लेकिन वो वहां नहीं था। श्रीकांत ने निराश होते हुए कहा, नहीं था मतलब? सुधा चौंक के बोली, हाँ, मैं जब वहां पहुंचा तब पुलिस स्टेशन पर मुझे सिर्फ प्रताप मिला, वही जो कब रात इंस्पेक्टर के साथ यहां आया था। कहकर सुधा को सब बताने लगा। जो भी उसके और प्रताप के बीच बातें हुई उसने ये भी बताया कि सुशील सुबह ही पुलिस स्टेशन से चला गया या फिर उसे वहां से निकाल दिया। मैंने सुशील को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे उसका कहाँ भी पता नहीं चला। मैंने 2 पुलिस स्टेशन पे सुशील के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने कुछ पता चलने पर मुझे फोन करने को कहा है। श्रीकांत ने कहा। ये सुनकर सुधा हैरान थी। वह बोली, मतलब कि सुशील खतरे में है? पता नहीं सुधा, श्रीकांत ने सुधा को कहा। सुधा कुछ सोते हुए बोली, कहीं वह हमारे घर तो नहीं चला गया? सुधा की बात पर श्रीकांत बोला, नहीं सुधा, मैंने वहां जाकर देख लिया पर सुशील वहां पर नहीं है। क्या तुम्हें पता है सुशील दूसरे कहाँ जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। सुधा सोचते हुए बोली, हाँ, वो लिसा के घर जा सकता है। उसकी बात पर श्रीकांत बोला, तुम लिसा से फोन करके कंफर्म कर लो कि सुशील वहां गया है कि नहीं। सुधा, हाँ, मैं सिर सर हिला के लिसा को फोन करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा आई और निराशा से बोली, सोशल लिसा के घर पर भी नहीं है। अगर सुशील को कुछ होगा तो? अगर ब्लैक टाइगर के आदमियों ने उसे? सुधा कहकर घबराने लगी। तभी श्रीकांत के फोन की रिंग बजने लगी। श्रीकांत ने फोन उठाया। सामने से इंस्पेक्टर की आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ। आपने अपने दोस्त के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? श्रीकांत तुरंत बोला, हाँ, मैंने ही लिखवाई थी। सामने से इंस्पेक्टर ने ये सुनकर कहा, आप बता सकते हैं कि आपका दोस्त में किस तरह के कपड़े पहने थे? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? श्रीकांत ने कहा। इंस्पेक्टर ने फिर से कहा, हमारा ये जानना जरूरी है मिस्टर श्रीकांत। श्रीकांत कुछ सोचते हुए बोला, सुशील की बहन यहाँ मेरे साथ ही है, मैं उसे पूछता हूँ। जी जरूर, इंस्पेक्टर ने सहमति दी। श्रीकांत ने सुधा को पूछा, इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं कि सुशील ने कल कैसे कपड़े पहने थे? सुधा ये सवाल सुनकर हैरानी से बोली, क्यों? वह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ गलत खबर आने वाली है, कहीं सुशील को तो कुछ। कहते हुए सुधा रुक गई। पागलपन मत करो सुधा, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, श्रीकांत ने गुस्से में सुधा को कहा। फिर सुधा के बताने के बाद उसने इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन दी। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर श्रीकांत आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। श्रीकांत के हवा गंभीर हो गए थे। उसने कहा, क्या बात है इन इंस्पेक्टर? उसके जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा, हमें करसानपुर के रास्ते में आने वाले फाटक के पास से एक लाश मिली है और आपके बताई हुई बातों से इस लाश पे भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार आप आकर देख लीजिए। लाश का चेहरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह लाश किसकी है, क्योंकि सर के एकदम पास से गोली लगने से चेहरा काफी हद तक न पहचानने की हालत में हो गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले आप आकर देख लीजिए। ये कहकर इंस्पेक्टर ने फोन डिस्कनेक्ट किया।
श्रीकांत के चेहरे पे कोई हावभाव नहीं थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सुधा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ श्रीकांत? क्या कहा इंस्पेक्टर ने? थैंक्स फॉर सब्सक्राइब प्लीज।